मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी का बड़ा हमला, सनातन को खत्म करने के लिए बनाया हिडन एजेंडा। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज से 6 दिन लगातार होगी बारिश। सीट शेयरिंग पर गलत निकला लालू यादव का दावा, सही निकली केसी त्यागी की बात। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, केवल रिहाई पर बात हो, मामले की क्रूरता पर ना जाएं। चीन के G20 डेलीगेशन के पास 20 संदिग्ध बैग थे, होटल में स्कैन करवाने से किया इनकार। चीन ने ताइवान को कब्जाने का ब्लूप्रिंट किया जारी, वहां के लोगों को बिजनेस का दे रहा लालच। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन तक पड़ी, PMLA कोर्ट का आदेश। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर अनिल शर्मा बोले, गदर 2 किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। प्रैक्टिस पर लौटे श्रेयस अय्यर बैक इंजरी की वजह से पहले 2 सुपर 4 मुकाबलों से थे बाहर। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पहली बार इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने विपक्षी के कई दलों से मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन का नाम लेकर कहा कि यह इंडिया अलायंस जो बना है, इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व में भी भ्रम है। हाल ही में इन्होंने मुंबई में जो मीटिंग की है, उसमें तय किया है कि यह घमंडिया गठबंधन आगे कैसे काम करेगा। पीएम मोदी बुंदेलखंड की धरती पर बीना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने पहली बार इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया और मोदी ने कहा कि इस घमंडिया की नीति और रणनीति बना दी गई है। अपना हिडन एजेंडा भी तय कर दिया गया है। मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन और घमंडिया गठबंधन की नीति है कि भारत की संस्कृति पर हमला करने की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इनकी नीयत है कि भारत के उन विचारों को खत्म करें जिन संस्कारों ने हमें हजारों वर्षों से जोड़ा रखा है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा करी। यह घमंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस उन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली यानी कि दिल्ली एनसीआर, अगर वेदर की बात करें तो उसमें गुरुवार आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही 15 और 16 सितंबर को दिल्ली में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान बुधवार को अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री अधिक है। राजधानी के मौसम के 19 सितंबर तक हल्की बारिश वाला ही बने रहने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बैठक से पहले दावा किया था कि इसमें सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी, मगर उनका दावा गलत निकला। हालांकि जेडीयू को इस बारे में अंदेशा था कि कमेटी की पहली बैठक में इस पर चर्चा नहीं होगी, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से एक दिन पहले कहा था कि उसमें सिर्फ चुनाव प्रचार की रणनीति और मुद्दों पर बात की जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडीयू और आरजेडी में से सीट शेयरिंग को लेकर हड़बड़ी किस पार्टी को है। देश भर में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाने वाली विपक्षी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे जरूरी है। भले ही गठबंधन के नेता सार्वजनिक रूप से इस बात पर किसी भी तरह से के विवाद से इनकार कर रहे हैं, मगर अंदर खाने सभी दल अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में मजबूत दावेदारी जताने को बेताब दिख रहे हैं। इसलिए जब इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को बुलाई गई तो कयास लगाने जाने लगे कि इसमें सीट शेयरिंग पर जरूर चर्चा होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में आज यानी कि 14 सितंबर को सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस लूथरन ने कहा कि इस मामले में केवल दोषियों की रिहाई पर बात हो, मामले की क्रूरता पर नहीं, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को पहले ही अपराध को लेकर सजा दी जा चुकी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। इसके पहले सुनवाई 30 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने मुंबई की ट्रायल कोर्ट में जुर्माना भरने पर एक दोषी को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि आपने कोर्ट की अनुमति
अनुमति के बिना जुर्माना क्यों भरा। बिल्किस बानो केस में वकील शोभा गुप्ता के एसोसिएट नयन पटेल ने बताया था कि आज सिर्फ दोषी रमेश चंदना के वकील सिद्धार्थ लूथरा को अपनी बात रखनी है, बाकी सब अपनी बात रख चुके हैं। इसके बाद अगली डेट दी जाएगी जिसमें रिस्पोंडेंट्स अपनी बात रख सकते हैं। वहीं G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह पीएम ली कियांग के नेतृत्व में डेलीगेशन शामिल हुआ था। यह डेलीगेशन दिल्ली के ताज पैलेस होटल में ठहरा था। इस दौरान उसके पास 20 संदिग्ध बैग थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज पैलेस में रुकने वाले चीनी डेलीगेशन में 6 लोग थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। जब उनसे बैग्स को स्कैन करवाकर जांच के लिए कहा गया तो वे भड़क उठे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआत में होटल के स्टाफ ने उन्हें वो बैग्स ले जाने दिया था। हालांकि स्टाफ ने इसकी जानकारी सिक्योरिटी अफसरों को दे दी। इसके बाद चीनी डेलीगेशन के होटल रूम के बाहर 3 सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। इन्हें हर घंटे बदला जा रहा था। चीन ने ताइवान पर कब्जा कर उसे अपने में मिलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके लिए वो तटीय क्षेत्र फुजियान और ताइवान के बीच दूरियां कम करना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सेंट्रल कमेटी ऑफ और स्टेट काउंसिल ने ताइवान पर कब्जे और उसके बाद वहां अपनी सत्ता जमाने के लिए फुजियान को एक प्रैक्टिस जोन बनाया है। बीजिंग की तरफ से प्लान जारी करने से ठीक पहले एक चीनी एयरक्राफ्ट और करीब 2 दर्जन वॉरशिप ताइवान के पास नजर आए थे। इसके अलावा गुरुवार को भी चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में अपने वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट भेजकर शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में चीनी एयरफोर्स के 40 एयरक्राफ्ट ताइवान के दक्षिणी हिस्से में दाखिल हुए। वहीं मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। आज गोयल की ईडी कस्टडी खत्म होने वाली थी और जिससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 सितंबर को ईडी ने मुंबई ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसके पहले ईडी ने गोयल 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था और लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक ने नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में सीबीआई ने फ्रॉड केस दर्ज किया। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में द कश्मीर फाइल्स और गदर 2 जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इन फिल्मों की पॉपुलैरिटी पर निशाना जाहिर किया था। वहीं अब द कश्मीर फाइल्स की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक्टर के इस बयान पर रिएक्ट किया है। अनिल शर्मा ने कहा है कि वह एक्टर की इस बात से हैरान है। वहीं पल्लवी जोशी ने कहा कि नसीर की इस बात से उन्हें दुख पहुंचा है। अनिल के अलावा द कश्मीर फाइल्स एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने भी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर रिएक्ट किया। ई टाइम्स से बातचीत के दौरान पल्लवी ने बताया कि उन्होंने नसीरुद्दीन के उस बयान को पढ़ा है। पल्लवी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स उस तरह की फिल्म नहीं है जैसा नसीरुद्दीन मानते हैं और फिल्म देखने के बाद उनका नजरिया बदल सकता है। एशिया कप के सुपर 4 में टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार को आखिरी मैच खेलना है। गुरुवार यानी मैच से एक दिन पहले भारतीय टीम के ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी शामिल हुए। अय्यर सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बैक इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे। श्रीलंका के साथ सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भी वह इसी वजह से प्लेइंग 11 से बाहर थे और स्टेडियम में भी नहीं आए थे। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा था कि अय्यर को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वो मैच के दौरान स्टेडियम नहीं जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अय्यर ने प्रैक्टिस सेशन में स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बैटिंग की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन की भी प्रैक्टिस की। इसी के साथ आज के खबरनामे में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खास खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम खबरनामा।